हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का प्यारे यूट्यूब चैनल, आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक। और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, शाम के बज चुके हैं 6। शाम के 6 बजे हम करते हैं PYQ, यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल 2024 के लिए। ये हमने चलाई है घटना चक्र की, जो हमारे 18 तारीख और 17 तारीख को 2024 में जो यूपी पुलिस के एग्जाम हुए 4 शिफ्टों में, उसकी हमने आपके सामने क्या है सीरीज चलाई है, जिसे हम PYQ बोल रहे हैं। ये PYQ आज जो हमारे सामने होने जा रहा है, ये हम करने वाले हैं 17 तारीख, जो 2024 को दूसरी फरवरी में हुआ था, फर्स्ट पाली का। वही सेशन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा सेशन होगा वो यूपी पुलिस भर्ती जो है री एग्जाम 2024 GK GS का प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यानी कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने घटना चक्र की टॉस सीरीज चलाई हुई है। और ये जो भी हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे PYQ क्वेश्चन है। तो जो PYQ हुए हैं हमारे 18 और 17 तारीख को, जो 4 शिफ्टों में मिलाकर एग्जाम हुआ था, उसकी हम ये 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने जितने भी आपको सेट पेपर करा दिए गए हैं, आपने चैनल पर जाकर कर लिए होंगे। और मैंने वहाँ पर हिंदी और GK GS की प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी सेशन अगर आपका स्किप हो गया है, तो प्लीज़ जाकर के यहाँ पर सेशन को अटेंड कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को ये देनी थी कि अगर आपने अभी तक घटना चक्र की टॉस सीरीज नहीं लगाई है, जो भी यूपी पुलिस भर्ती के लिए कराई गई है, वहाँ पर मैंने आपके साथ टॉप 75 क्वेश्चन हिंदी और GK GS के शामिल किए थे, जिसमें मैंने आपको 10 सेट कराए, यानी कि 750 क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो आप चाहें तो वो भी टेस्ट सीरीज को लगा कर देख सकते हैं, अपनी तैयारी का खुद से आकलन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा और अभी आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत लेकर चलती हूँ आपके प्रैक्टिस सेशन की तरफ। तो आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो मैं आपको समझाऊँ वो समझना है। और क्वेश्चन को आपको एग्जाम में किस प्रकार से हैंडल करना है, वो भी आपको यहाँ पर सीखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। पालक में होता है, दही में होता है, इमली में होता है, या आप बताएंगे विनेगर, जिसको सिरका बोल देते हैं। तो लैक्टिक एसिड किसी में होता है, तो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड होता है दूध में, और दूध से बनती है दही। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कर्ड। ऑप्शन नंबर की बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर कहीं भी आपको लैक्ट शब्द दिखाई दे, कहीं भी आपको लैक्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर कहीं भी आपको लैक्ट शब्द मिल जाता है, तो समझ लीजिएगा लैक्ट का मतलब होता है दूध से। आप उसको आग मीच कर दूध से रिलेट कर दीजिएगा। लैक्ट का मतलब होगा दूध। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, अगर आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन मिलता है लैक्ट से। अगर पूछने लगे कि पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तब आप बताएंगे ऑक्जेलिक एसिड क्या है, पालक में पाया जाता है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बताएंगे टर्मरिक एसिड, जिसको हम टर्मरिक भी बोल देते हैं। टर्मेट जो टर्मिड होता है उससे बन जाएगा टर्मरिक, यानी कि टार्टिक। तो इससे बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अगर आपसे पूछेगा कि विनेगर में, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप बताएंगे इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, टिक एसिड पाया जाता है आपके सिरका में। तो आप ये सारे के सारे ऑप्शन याद रखेंगे। लेकिन कहीं पर अगर आपको लैक्ट दिखाई देता है, तो आप क्या है अपने क्वेश्चन का आंसर दूध से मिलाएंगे। और दूध किससे बनता है, दही से। सॉरी, दही किससे बनती है, दूध से। तो ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब होगा। और मुझे 100% विश्वास है कि ये सभी बच्चों ने इसका क्वेश्चन का आंसर राइट किया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके साथ 70 है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास को हम बोल देते हैं नोवेल। तो ये किसके द्वारा लिखा गया नोवेल है, तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, या सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। तो गोदान जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जल्दी से कीजिएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का वेट करी, तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान क्या है, एक उपन्यास को लिखा गया था। तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था, तो आप बताएंगे हिम तरंगणी, साहित्य देवता। माखनलाल चतुर्वेदी के क्या थे, उपन्यास थे। वहीं अगर आपसे जयशंकर का पूछेगा तो तितली, इरावदी और कंकाल, ये 3 किसके थे, ये जयशंकर प्रसाद के क्या थे, उपन्यास थे। क्या अगर आपसे पूछेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो अनामिका, परिमल और राम की शक्ति पूजा क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा की गई रचनाएं हैं। तो आप इन सभी को याद रखेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में एक न एक रचना से आपसे सवाल पूछा गया है। और अधिकतर सवाल पूछे गए हैं मुंशी प्रेमचंद से। तो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जितनी भी आपको रचनाएं, कहानी, उपन्यास मिलते हैं, आप सभी को क्या है, उनको रट जाना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, वही आपसे पूछ रहा है। पद्म भूषण है, भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है। तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, तो आप बताएंगे भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत रत्न जब दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को राशि प्रदान की जाती है, तो आप बताएंगे दीदी भारत रत्न देने के लिए सिर्फ भारत रत्न दिया जाता है, और भारत रत्न में आपको पता होगा पीपल के पत्ते की आकृति के जैसा एक क्या है सिंबल होता है, जिसमें पीपल की पत्ती की आकृति बनी होती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बना होता है आपका स्तंभ चिन्ह, जिसको अशोक की लाट वाला चिन्ह बोलते, वो बना होता है। तो आपसे कभी कभी भी पूछ लेता है कि जो भारत रत्न में जो आपको सिंबल दिया जाता है, तो ट्रॉफी दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है, उसमें किसकी आकृति बनी होती है, तो आप बताएंगे पीपल के पत्ते की। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला अवार्ड। अगर आपसे पूछेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, तो आप बताएंगे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का हो जाएगा पद्म भूषण, और चौथे नंबर का हो जाएगा पद्मश्री। तो ये चारों क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। 1, 3, 4 और 3rd पे जोन जोन से पुरस्कार आते हैं वो सभी आपके सामने डिस्कस भी कर दिए हैं। नेक्स्ट इस भारत रत्न से संबंधित कुछ डिटेल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 1954 में भारत रत्न की क्या है शुरुआत हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। और सबसे जो करंट का क्वेश्चन बनता है कि 2024 में आपको पता होगा 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन थे, आप याद रखें कर्पूरी ठाकुर, इनको बिहार में जननायक भी कहा जाता है। दूसरे थे हमारे MS स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इनको दिया गया है। PV नरसिम्हा राव, ये थे हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो इनको उसमें दिया गया है, यानी कि राजनीतिक में सामाजिक सेवा में। आगे आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी दिया गया है। अगले आते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनको किसान नेता भी कहा जाता है, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो इन सभी 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में 5 व्यक्तियों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 30 दिसंबर को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब हम बनाते हैं, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब। तो आप बताएंगे 26 नवंबर को हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं 26 नवंबर को। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। 26 नवंबर को एक इंटरनेशनल डे भी बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बर्गिस कुरियन, इसको बोलते हैं विश्व दूध दिवस, क्योंकि बर्गिस कुरियन को क्या है बर्गिस कुरियन को क्या है भारत में क्या है दूध क्रांति का जनक कहा जाता है बर्गिस कुरियन को। तो उनके बर्थडे में क्या है दूध दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को 2 दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं और एक मिल्क डे भी मनाते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है 26 नवंबर में। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आगे ऑप्शन दिया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को आपको पता होगा कि हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 30 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं आप बताएंगे राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को आपको पता होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आप सभी के सामने डिस्कस कर दिए, आप सभी को ये कुछ क्वेश्चन आंसर आता भी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कोई जरूरी नहीं है कि जो PYQ में क्वेश्चन दिया है वही पूछ ले, कुछ इनसे हटके भी पूछ सकता है, तो वो भी चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करती चल रही हूँ। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1930 है, 1910 है, 1940 है, या 1920 है। मान लीजिए अगर आपको साइबर क्राइम पर रिपोर्ट दर्ज करानी है, शिकायत दर्ज करानी है, तो किस हेल्पलाइन नंबर की आप सहायता लेंगे। अगर मैं आपसे अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम पर वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको कितने समय के भीतर साइबर क्राइम पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए पूछ रही हूँ कि साइबर क्राइम से संबंधित ही जो मैंने आपको 3 टेस्ट पेपर कराए हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कितने ध्यान से प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर बताना है। साइबर क्राइम पर शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 1930। इस पर क्या है आप साइबर क्राइम पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके साथ साइबर क्राइम पर धोखाधड़ी हो जाती है तो 24 घंटे के अंतर आपको क्या है अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है, चाहे तो 24 घंटे लिखा जाए कि आपके सामने 1 दिन लिखा हुआ आ जाए। और साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने का हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है 1930। तो तीनों क्वेश्चन आप सभी को ये याद रखने हैं। आगे अगर आपके सामने आ जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होगा, तब आप बताएंगे 1098 क्या है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 112 क्या है पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, और महिला हेल्पलाइन नंबर होता है 1090। आप ये भी याद रखेंगे, तो क्योंकि पिछले PYQ में पूछा गया था कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है 1090 है।
तो इसलिए मैंने आपको सामने सारे के सारे क्वेश्चन रिकॉल करा दिए हैं, और जो भी संबंधित आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है। यानी कि जो गुड़ी पड़वा है ये बसंत समय में आयोजित किए जाने वाला त्यौहार है, लेकिन ये किस राज्य में मनाया जाता है वहीं आपसे पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब। तो आप बताएंगे गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश में बसंत के समय पर कौन सा त्यौहार को मनाया जाता है, तो आप बताएंगे गोची महोत्सव। गोची महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बसंत के ही समय में। तो आप बताएंगे हिमाचल में। अगर पूछ लेगा आपसे गुजरात में, तो आप बताएंगे गुजरात में। आपको बताएंगे क्या, तो आप इसको नवरात्रि बोल देते हैं, क्या आप समझेंगे इसको कच्छ महोत्सव भी बोल देते हैं। अगर आपसे उत्तराखंड में पूछेगा तो उत्तराखंड में बोलते हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा बसंत के समय पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन कहाँ पर बनता है? उत्तराखंड में बनता है। तो चारों क्वेश्चन बसंत के समय पर कौन कौन से त्यौहार आयोजित किए जाते हैं मैंने आप सभी को बता दिया है, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है कि 10 के जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की होती है। देखिए 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और चारों शिफ्टों में ही जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आए थे। चौथी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है जनगणना से संबंधित। तो बताएंगे ये किस मंत्रालय के अधीन होकर काम करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत, या योजना आयोग के अंतर्गत। तो जो 10 की जनगणना कराई जाती है, इसकी कराने की जिम्मेदारी कौन सी मंत्रालय की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो होम अफेयर्स मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत 10 के जनगणना कराए जाने की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मैसूर में है कि मुंबई में है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा नई दिल्ली में यह आयोग स्थित है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आपसे पूछ लूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1993 के एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपसे एक्ट पूछेगा कि इस कौन से एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी, तब आप जवाब देंगे 1993 के एक्ट के द्वारा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन कायाकल्प तो आप बताएंगे गुजरात के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया था वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर के डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित था प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से या उनके जीर्णोद्धार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश यूपी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की टैगलाइन क्या है। सेवा वीरता बंधुत्व सत्यमेव जयते, सेवा सुरक्षा शांति, या सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन है वो क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के डी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब बनेगा ये क्या है उत्तर प्रदेश की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 79 है कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। देखिए ये तो सबको पता होगा, जो आर्यभट्ट प्रक्षेपण जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान है तो वो तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछा गया कि कौन से जिले में स्थित है। 79 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ये है नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। और आपको ये पता होगा उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट जो आता है वो भी कहाँ पर है? देहरादून में ही है। देहरादून नैनीताल में ही पड़ता है, देहरादून में नहीं है, नैनीताल में है। क्योंकि जब हम नैनीताल टूर पे गए थे तब हमने वहाँ पर देखा था, तो इसलिए मुझे याद है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? नैनीताल में। और आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो हम बताएंगे नैनीताल में। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगर मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है, तब आप बताएंगे लखनऊ में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में
जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कानपुर में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कोलकाता में। तो कुछ आपको क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संस्थान है ये आपको याद होने चाहिए। और कुछ भी अगर आपको याद ना हो तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी संस्थान है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। देखिए G20 से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है G20 एक बहुत बड़ा संगठन है जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। इससे क्वेश्चन बनना तो बहुत ही जरूरी है। तो G20 का फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे ग्रेट 20, ग्रुप ऑफ 20, या गैलरी ऑफ 20, या गैदरिंग ऑफ 20। तो आप बताएंगे G20 का फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कीजिएगा सही जवाब। मैं आपके कर रही हूँ जवाब का इंतजार, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। तो आपको पता होगा 2023 में भारत ने क्या है G20 की अध्यक्षता की थी। तो ये है, तो हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। और अब ये G20 ना रह करके क्या होगा, G20 बन गया, क्योंकि उसमें एक अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तब आप बताएंगे G20 की अध्यक्षता कर रहा है ब्राजील। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भारत में हो जाए तो पूछ सकता था, तो आपको करंट अफेयर के मालूम करके ये ब्राजील भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है 81 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। कोलंबिया के द्वारा, हडसन के द्वारा, यूकोन के द्वारा, या कोलोराडो नदी के द्वारा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ग्रांड कैनियन बनता है वह किसके द्वारा बनता है, तो आप बताएंगे कोलोराडो नदी के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। और उत्तर ये कोलोराडो नदी कहाँ पर बहती है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी प्रस्तावित किया गया था कि भारत में क्या है जीएसटी आना चाहिए। एक वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स की जो भावना से जो टैक्स लाया गया था वो आएगा जीएसटी, क्योंकि एक देश और एक ही कर के थीम से ये जीएसटी को लागू किया गया था। लेकिन इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, आप बताएंगे बेसल समिति के द्वारा, या बताएंगे केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, रेखे समिति के द्वारा, या सी रंगराजन समिति के द्वारा। तो जल्दी से बताइएगा 82 का सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी विजय केलकर जो टास्क फोर्स थी उसके द्वारा क्या है सबसे पहले इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए मैंने अगर आपको जीएसटी कहाँ कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र आया होगा तो मैंने आपको बताया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर क्या है जीएसटी को लाया गया है। इसमें क्या है विजय नाम तो दिया नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें केलकर ही नाम डाल दिया है। अगर विजय केलकर नाम होता तो बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आते हैं, लेकिन जिनको पूरा नाम पता होगा विजय केलकर समिति तो वो भी इसका आंसर सही कर दिए होंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये कानून हमारे भारत में कब आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था और इसको क्या है लागू कर दिया गया था। और ये इस प्रकार का है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसके आपको पता होगा 5 से लागू होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 0 वाली तो अब समाप्त हो गई है, लेकिन अब जब 4 स्लैब चल रही हैं 5, 12, 18, 28। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वहीं आपको बताना है भूटान, म्यांमार, मालदीव या नेपाल। तो कौन सा हमारा ऐसा देश है जो हमारे साथ अपनी यानी कि भूमि साझा नहीं करता है, तो आप बताएंगे मालदीव के साथ क्या है भारत की क्या है लैंड सीमा नहीं लगती, ये हमारे साथ जलीय सीमा यानी जलीय बाउंड्री शेयर करता है। भूटान भी हमारे साथ अपनी भूमि साझा करता है, म्यांमार भी करता है, नेपाल भी करता है, लेकिन मालदीव नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर किसी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा मालदीव। और जो श्रीलंका देश है ना ये अपने साथ भारत के साथ क्या है वाटर बॉडी शेयर करते हैं, ना कि लैंड। आगे चलेंगे। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, जापान की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है, बाली की राजधानी है, चीन की राजधानी है। तो आप बताएंगे टोक्यो एशिया में आता है तो ये किस देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो आप बताएंगे जो टोक्यो है वो जापान देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर की हमारा सही जवाब बनेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और आपको पता होगा बाली इंडोनेशिया का
क्या है, बाली जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। आपको पता होगा जो बाली जो है इंडोनेशिया का द्वीप है, ये एक पर्यटक द्वीप है, यानी कि अगर कोई भी पर्यटक जाएगा तो वो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर जाकर एंजॉय कर सकता है। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, वो तो आप सभी को पता ही होगा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये कल के प्रैक्टिस सेट में आई थी। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है कि थांगटा, इसको थांग का भी बोल देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? सिक्किम की है, बिहार की है, उड़ीसा की है या पश्चिम बंगाल की? थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय या कहने क्या है, कला है, कला शैली है। तो 85 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ठंगता किसकी है, तो आप बताएंगे ये कहाँ की हो जाएगी, सिक्किम की। ऑप्शन नंबर के ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछेगा बिहार की क्या है, तो आप बताएंगे मधुबनी पेंटिंग। अगर आपसे पूछेगा उड़ीसा की, तो यहाँ बोल देते हैं पट्टकिला। जो पट्टचित्र कला होती है वो कहाँ की होती है, वो होती है आपके उड़ीसा की। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की बनती है पटुआ कला। और फाड़ कहाँ की बनती है, फाड़, इसको फाड़ भी बोल देते हैं, फाड़ भी बोल देते हैं, ये होती है राजस्थान की। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बिहार का जो राजस्थान का सबसे बड़ा टीचर का एग्जाम होता है बिहार एस, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि फाड़ कहाँ की चित्रकला यानी कला शैली है। तो आप बताएंगे राजस्थान की। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, उड़ीसा की हो जाएगी पट्ट चित्रकला, और बिहार पश्चिम बंगाल की आपके सामने हो जाएगी पटुआ कला। तो ये कला कुछ फेमस है, तो ये राज्यों की आपको पता होनी चाहिए। आपसे पहले सिक्किम में पूछा है, तो बिहार का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का भी आपसे इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन साथ साथ बनाकर चलने हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 86 है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, बांग्ला की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्या पैसिफिक ओशन में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी होती है, आप बताएंगे यह किसी सागर में जाकर गिरती है, किस सागर में इसका मिलन होता है? तो 86 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये क्या है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आपको पता होगा यहाँ पर अरब सागर में गिरती है और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आपको ये भी पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको पता होगा नर्मदा नदी पर क्या है, भेड़ा घाट है। जबलपुर में भेड़ा घाट पर क्या है, यहाँ पर कपिल धारा पर क्या धुआंधार जो जलप्रपात बनता है वो भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और आपको पता होगा नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी यानी कि रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी यानी रिफ्ट वैल्यू का निर्माण करती है, तब आप जवाब देते हैं नर्मदा और ताप्ती। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हुए और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। कजरी है, ख्याल है, रसिया है या चरुकुला है? तो आप बताएंगे वे उन गीतों का आपको नाम बताना जो राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में क्या है वो बहुत लोकप्रिय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, ये हो जाएगा रसिया। क्या हो जाएगा, रसिया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होता है, हम रसिया भी कह देते हैं। और राज से बन जाएगा रसिया, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कजरी आपको कहाँ गाया जाता है, तो हम बताएंगे मिर्जापुर में। और चरकुला भी क्या है, बुंदी, ये भी ब्रजभूमि में गाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक महिला अपने सिर पर 108 दीपक रखकर क्या है डांस करती है, आपको पता होगा। और इसको क्या है पिरामिड नुमा होता है, और इसको बैलेंस करते हुए क्या महिला नृत्य करती है। लेकिन इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि 108 दीपक वो जलते हुए होते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था? रेशम के लिए, जूट के लिए, क्या आप बताएंगे वुलन के लिए या कॉटन या कपास के लिए? तो पाट मित्र जो एप्लीकेशन था ये जूट के लिए ही शुरू किया गया था। आपको पता होगा जूट को हम क्या पाट या पटसन भी बोल देते हैं। तो इसको आप लिंक करके अगर याद किया होगा तो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। 88 का सही जवाब बनेगा हमारे क्वेश्चन नंबर के बी। और ये एप्लीकेशन 6 भाषाओं में क्या है चलता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, कुमार गुप्त की बेटी थी, स्कंदगुप्त की बेटी थी कि समुद्रगुप्त की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्ता क्या है, आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब बन जाएगा। और आपको यह भी बहुत जानकर अच्छा होगा कि यह शासक बनने वाली यह पहली महिला थी। जैसे आप कह देते हैं ना मुगल शासक
जो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाली पहली महिला कौन सी थी? रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान से भी पहले शासन करने वाली महिला थी प्रभावती गुप्ता, लेकिन हमारे इतिहास में क्या है, इनका नाम को दबा दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आता है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे पर बॉर्डर को डिजाइन किया है और इसकी कलाकृतियों को सजाया है? यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा या किसके द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वहां पर बॉर्डर को डिजाइन किया गया है और उस पर कलाकृतियों को सजाया गया था, तो वे कौन थे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने श्री हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, या श्री जैमिनी, या प्रेम बिहारी सिंह नारायण रायजादा। तो संविधान को सजाने, उस पर बॉर्डर बनाने, उस पर कलाकृतियों को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रेम बिहारी नारायण सिंह रायजादा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे सवाल का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे। और हमारा संविधान क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। और इसके लिए हमने कितने वाचन किए थे? 3 वाचन किए थे, जिसमें हमारी कुल 12 बैठक उसमें हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे। आगे की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवियों के दर्शन और थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हंगरी में किया गया है, फ्रांस में किया गया है, स्विट्जरलैंड में किया गया है, कि ब्राजील में किया गया है? तो जल्दी से दीजिएगा। तमिल कवि थे और ये दार्शनिक भी थे जिनको थिरुवल्लुर की प्रतिमा भी कहा जाता है। इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो 91 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे इनका जो मूर्ति का अनावरण हुआ वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस किस नदी के किनारे पर है? तो आप बताएंगे पेरिस क्या है, सीन नदी के किनारे है। ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आप सभी के सामने है कि 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी सिंह वाजपेयी जी थे, नरेंद्र मोदी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, या मनमोहन सिंह थे? तो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि मुद्रा को क्या चलन से बाहर किया गया था, नई मुद्रा आई थी, उसको विमुद्रीकरण बोल देते हैं। तो आप बताएंगे उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वही हमारे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और 8 नवंबर की तारीख को क्या है, 2016 को 12 बजे से जो 500 और 1000 के नोट थे वो चलन से बाहर हो गए थे, जिसमें क्या हुआ था कि 500 का नया नोट चलन में आया था और 1000 का नोट प्रतिबंधित हो गया था। उसके स्थान पर 2000 के नए नोट की करेंसी आई थी। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा कि 2023 31 दिसंबर से 2000 का नोट मार्केट में चलन से क्या है, आउट हो गया है। तो आपको ये भी जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 आप सभी के सामने है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों हो वह क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों का हस्तक्षेप होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आप क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसको मर्ज इकोनॉमी बोल देते हैं, क्या आउटक्रॉस्ट अर्थव्यवस्था बोल देते हैं, क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्या हाइब्रिड अर्थव्यवस्था बोल देते हैं? तो आप बताएंगे जिसमें निजी और सरकारी दोनों का हस्तक्षेप होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप बताएंगे भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर किसी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। इसमें तो आपको कंफ्यूजन होने का कोई डर ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? बंगाल विभाजन को देखकर, जलियांवाला नरसंहार को देखकर, या जो हमारा कामू घाटा मारू जो हादसा हुआ उसको देखकर, या लाला लाजपत राय पर जो पुलिस लाठीचार्ज किया गया था उसको देखकर? तो बताएंगे सही जवाब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना गुस्सा और अपना दर्द व्यक्त करने के लिए नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। वो कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 94 का सही जवाब बनेगा, दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था उसको देखते हुए नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आपसे कभी इसकी डेट भी पूछ लेता है। और इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन बैसाखी का दिन था। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 95 आप सभी के सामने है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन उत्पादन से है, कपास उत्पादन से है, जल प्रदूषण से है, क्या डेयरी उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये तो आपको सबको पता होगा कि मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति यानी कि नीला होता है जल और जल में पलती है मछलियाँ, तो आप इसको ऐसे भी याद करके रख सकते हैं। कपाट के लिए होती है जूट, जिसको बोल देते हैं जूट क्रांति जो होती है, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर भी। इसको कपास को आप क्या है, वाइट फाइबर बोलते हैं इसको, और गोल्डन बोलते हैं आप जूट को, इसको करते हैं पटसन। और डेयरी के लिए जो दूध के लिए होती हैं वो उसकी श्वेत क्रांति बोल देते हैं उसके लिए। ऑप्शन फ्लड भी किस लिए चलाया गया था? दूध के लिए चलाया गया था। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो बनेगा 95। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिल्वर
फाइबर क्रांति किसको बोल देते हैं? सिल्वर, क्योंकि आपको पता होगा कॉटन कैसा होता है, चांदी के जैसा वाइट वाइट होता है, तो इसके लिए चला देते हैं सिल्वर क्रांति। लेकिन अगर जूट के लिए होते हैं तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रांति, क्योंकि उसका रेशा कैसा होता है? सुनहरा होता है, और कपास का रेशा कैसा होता है? थोड़ा चांदी के जैसा सिल्वर सिल्वर वाइट वाइट से होता है, इसलिए उसको सिल्वर क्रांति बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? आप बताएंगे सर दोराब जी टाटा जी थे, क्या नोराब जी टाटा थे, क्या सर नवल टाटा जी थे, क्या सर जमशेद जी नूरसरबानी जी टाटा थे? तो जो टाटा स्टील कंपनी जो थे आपके सामने है टाटा लिमिटेड, इसके संस्थापक कौन थे? तो 96 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, सर जमशेद नूरसरबानी जी टाटा, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 95 है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। थोड़ा शब्द बड़ा था तो बोलने में थोड़ा वो हो रहा था, जमान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, बट कोई नहीं, आपके सामने एकदम अच्छे से बोला जाएगा कि डिजिटल सशक्तिकरण करना उसको कहते थे। तो ये कौन सा एप्लीकेशन था वही आपको बताना था। उमंग था, मतदाता हेल्पलाइन था, क्या पीएमओ इंडिया था, क्या डिजी लॉकर था? तो बताएंगे सही जवाब। आपके क्वेश्चन का 97 का सही जवाब बताएंगे तो आप बताएंगे उसको बोलते थे हम डिजी लॉकर, क्योंकि देखिए जो भी एप्लीकेशन होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, नागरिकों के लिए हेल्प के लिए चलाए जाते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर में किस किस को पढ़ना है, किस किस को आपको स्किप करना है। तो पी बाई को लगाने का आपका सीधा सा यही उद्देश्य है कि आपको पता चल जाता है क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 आप सबके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? आगरा में किया गया है, मथुरा में किया है, कानपुर में किया है कि लखनऊ में किया है? तो आप बताएंगे प्रथम है और पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल विद्यालय है, तो आप बताएंगे इसका उद्घाटन हुआ है आगरा में। आगरा कहाँ पड़ता है? मथुरा में, और मथुरा कहाँ पड़ता है? मथुरा जिले में पड़ता है। तो 98 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। और आपसे पूछेगा कि यह है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो किया था राजनाथ सिंह ने, जो हमारे क्या है रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये सिर्फ इसमें महिला जो बालिका हैं उनको ही यहाँ पर पढ़ाया लिखाया जाएगा। और इसको किया गया था 2 जनवरी और 2024 को ही किया गया था। 2 जनवरी 2024 को किया गया था। देखिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ये क्या है 17 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फरवरी में क्वेश्चन पूछा गया है और 2 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कितना लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपसे करंट अफेयर में पूछ सकता है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे पे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने, आईसीआई बैंक ने, इंडस बैंक ने, क्या आप बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने? तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, इंडस बैंक ने क्या है भारत का जो रुपे पे नेटवर्क है इस पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडस बैंक। ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और पता है इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? इसका नाम रखा था, मैं बता देती हूँ, ESAR एना इरसना इसका नाम रखा गया था। इतना अजीब नाम है, कोई और अच्छा सा नाम नहीं मिला, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 100 है कि यायोत्सो भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यायोत्सो आप बताएंगे उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में है? और ये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में ही मिलेंगे, क्योंकि ये यायोत्सो जो है ये है या तिब्बती भाषा है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर या सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल मतलब नहीं है नियुक्ति करेगा? 3 की करेगा, 1 की करेगा, 4 की करेगा कि 2 की करेगा? यानी कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कितने आपको जिला कलेक्टर मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब हो जाएगा 1 जिले में 1 ही जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर के बी
हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, सॉरी ऑप्शन नंबर के बी, एक ही होगा। कल भी आपसे पूछा गया था राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो भी पट्टा या भूमि निकाल दिए जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको घृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घृति उसका आंसर था। तो 2006 से भी राजस्व संहिता 2006 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसको भी याद करेंगे, पढ़ेंगे कंटेंट में। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत जनसंख्या कितनी है? 160 है, 180 है, 150 है कि 170 है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की जो स्वीकृत जनसंख्या है, सदस्य संख्या की संख्या है न्यायाधीशों की, आप बताएंगे 160। और इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है जहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा न्यायाधीश बैठते हैं। और ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत में भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री योगी आदित्यनाथ थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, एन.डी. तिवारी थे, कल्याण सिंह थे? तो आप बताएंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वे थे गोविंद बल्लभ पंत। और आपको बताया था कि बीटी कल्चर जो है वो है अंगूर की खेती से, तो अंगूर की बेटी जो रचना थी वो भी श्री गोविंद बल्लभ पंत की थी, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। तो आप ये भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में राज्य में जो महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? ऐसा कौन सा क्या है, मतलब कि यहाँ पर एक उद्देश्य लाया गया था, ऐसी कौन सी थीम थी? उसको बोलते हैं मिशन सुनीता, मिशन शक्ति, मिशन बामिनी या मिशन बनीता। कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया था जो महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे वो हो जाएगा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। और यह 15वें वित्त आयोग की अवधि 2022 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया था। तो ये 2025-26 तक चलेगा। और ये है क्या है 2021-22 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी अवधि कितनी है 2025-26 तक ही चलेगा। मिशन शक्ति 15वें वित्त आयोग पर स्टार्ट किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? उत्तराखंड को नहीं छूती है, तेलंगाना को नहीं छूती है, हरियाणा को नहीं छूती है, बिहार को नहीं छूती है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो तेलंगाना राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा क्या है? 8 राज्य और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि किससे लगती है? दिल्ली से लगती है। और एक इंटरनेशनल स्टेट से भी लगती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? नेपाल। अगर आपसे स्टेट पूछेगा तब आप बताएंगे सिपाट, अगर आपसे पूछेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तब आंसर देंगे नो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है। लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे क्या है गलत आंसर लगा के आए थे, लेकिन आपको नहीं लगाना है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा तेलंगाना। तेलंगाना क्या उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? अच्छा, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। चलिए हिंदी क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आप बताएंगे कौन सा वाक्यांश सुसंगत नहीं? जो पहले ना उसको होनार कहते हैं, जिसको जीता ना जा सके अजातशत्रु बोलते हैं। बताएंगे जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठित बोलते हैं, ना कि अपठनीय। ये मैंने आपको करा दिया था। समश्रुत भिन्नार्थक कौन से हो जाएंगे आप बताएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये क्या है स्लाइड में पीछे से जुड़ गए हैं, बट कोई नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको जो जितना टेस्ट पेपर करना था वो आपका था 105 पेपर तक, यही आपका क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का टेस्ट पेपर। तो क्वेश्चन नंबर की जो हमारे तो पूरे मैंने आप सभी के सामने चारों के चारों टेस्ट पेपर आप सभी के सामने रख दिए हैं। और ये हमारा जो था जीके जीएस का फोर्थ टेस्ट पेपर था। आपने तीनों टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और आपने नहीं किया है तो मैंने क्या है इसकी प्ले लिस्ट बना दी है चैनल पर। आप चैनल पर जाकर जीके जीएस घटनाचक्र पी को सर्च करेंगे तो आपको वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चारों को चारों टेस्ट पेपर आप लगा लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको परिवार पर जुड़कर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अच्छे और जानदार कंटेंट के साथ और इसी जोश इसी जुनून के साथ। अपने परिवार के साथ अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सभी की दोस्त आपसे लेती हूँ विदा।
कल मिलते हैं इसी समय इसी सेशन के साथ। 6 बजे आपको मिलेगा यूपी पुलिस जीके जीएस का टेस्ट पेपर, और सुबह 6 बजे मिलेगा आपको हिंदी का टेस्ट पेपर P5 के फॉर्म में। तो आप दोनों सेशन को अटेंड करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।